उन्होंने उपरोक्त संदेश के उत्तर में आंखों में ओझ परंतु होठों पर मुस्कान लाकर कहा, अच्छी बात है। तब फिर यही समझ लिया जाए कि जो अपमानजनक चर्चाएं हमारे विरुद्ध घर घर और गांव गांव में व्याप्त हो रही है वे निराधार और मिथ्या नहीं है, परंतु हमने कोई बुरा काम नहीं किया है। आम्बेर राज्य पीढ़ियों से चित्तौड़ का अनुवर्ती रहा है और भी पीढ़ियों तक रहता यदि वह स्वयं ही हमारी और खुद की रक्षा में असमर्थ सिद्ध नहीं हो जाता। बाप्पा रावल, समरसी और राणा सांगा के वंशजों के प्रति हम में आज भी पूज्य भावना और श्रद्धा विद्यमान है। बेशक हमने मुगल वंश के साथ बेटी व्यवहार कर लिया है, लेकिन क्यों? एक तरह से गहलोतों वंश की पवित्रता की रक्षा के लिए ही हमने मलेच्छ की वंश की यौन लोलुपता की वेदी पर अपने वंश की पवित्रता को भेंट चढ़ाया है, ताकि वह यौन लोलुपता की लपट राणा वंश तक न पहुंचने पावे। परंतु हमारे इस आत्म बलिदान का पुरस्कार यदि परित्याग और जातीय बहिष्कार के रूप में ही मिलता है, तो फिर इतना निर्लज्ज तो हमें स्वयं राणा जी भी देखना नहीं चाहेंगे कि इस अपमान भरे भोजन को ग्रहण करने में हमें संकोच तक न हो। परंतु पर से भोजन का अपमान करके उठ जाना भी धर्म के विरुद्ध है। अतः हम अन्न देवता को नमस्कार करके इस रोटी के एक टुकड़े को अपनी पगड़ी में बांधे लेते हैं। यह अन्न देवता हमारे शीश पर तब तक विद्यमान रहेगा जब तक हम राणा जी के सिर दर्द के लिए कोई कारगर दवा लेकर न लौट आवे। यह कहकर महाराणा मानसी अन्न के एक ग्रास को पगड़ी में बांध शेष अन्न को भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करते हुए थाल पर से उठ गए। कक्ष से बाहर होते होते उनके कान में ध्वनि पड़ी कि आने में विलंब न हो और यदि हो सके तो अपने फूफा अकबर को भी साथ ही लेकर आवे। कहते हैं उपरोक्त चुनौती राणा प्रताप ने खुद ने दी थी। वे स्वयं पास ही किसी कक्ष में उपस्थित थे और महाराजा मानकी कछवाहा कुलोचित कौटिकतिया में गुम्फित दर्पोक्तियाँ सुन रहे थे। राजा मानसी के भोजन पर से उठकर चल देने के समय वे अपने धैर्य को संभाल नहीं सके और अपने मुख से उपरोक्त फूफा शब्द का प्रयोग होने से रुक न सका। ऊपर इस घटना को उद्धृत करने से पूर्व हम हिंदी के बाल बोध साला और ससुर के समान गाली कोश के शब्दों का विस्तृत विवेचन कर आए हैं। यह फूफा शब्द उपरोक्त साला शब्द का सुसंस्कृत स्वरूप मात्र है। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति का साला न कहकर उसके पिता को उक्त व्यक्ति का साला कह देने के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग राजस्थानी में सामान्य रूप से प्रचलित है। इधर पूर्वीय राजस्थान में उक्त साला शब्द ही ने मामा का रूप धारण कर रखा है। तात्पर्य वही है जो फूफा शब्द के प्रयोग से है। इस स्थल पर राणा प्रताप के मुख से उच्चारित इस फूफा शब्द को महत्व देने के लिए हम इसलिए भी बाध्य हैं कि अन्यथा हल्दी घाटी के भयंकर युद्ध के लिए हमें कोई औचित्यपूर्ण राजनीतिक कारण प्राप्त नहीं हो रहा है। राणाओं के हाथ से चित्तौड़गढ़, कुंभलमेर और अन्यान्य महत्वपूर्ण सभी दुर्ग एक एक करके छीन चुके थे। उनके अधिकार में अब केवल कैलवा और उसके आसपास का 40 कोस चौड़ा और इतना ही लंबा पर्वतीय प्रांत मात्र रह गया था। वह कुछ इतना महत्वपूर्ण भाग नहीं था कि उसके लिए सलीम के नेतृत्व में शाही फौजें भेजी जाती। इधर एक कारण और भी इस दिशा में आक्रमण न करने के पक्ष में विद्यमान था। चित्तौड़ दुर्ग के पतन के समय हुए अतुल नरसंहार की राशि को देखकर स्वयं अकबर के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उधर एक तरह से उसने अपनी राजस्थान विजय की कामना को पूर्ण भी कर लिया था। कैलवा में राणा प्रताप का आधिपत्य एक प्रकार से नगण्य के समान था। अकबर के दृष्टिकोण से तो अब इतनी ही सी बात थी कि राजस्थान का एक सबसे बलिष्ठ सिंह अपनी मांद छोड़कर किसी एक गुफा में जा छिपा है, उसे वहां रहने दिया जाए। कुछ ही वर्षों की भूख प्यास या कष्ट भोग से उब कर सोने की पिंजड़े में आ जाएगा। उस गुफा में जाकर उस सिंह को छेड़कर व्यर्थ का नरसंहार करवाना या फिर से खतरा मोल लेना अकबर की दृष्टि में उचित न था। परंतु इस उपरोक्त फूफा शब्द ने महाराजा मानसिंह के हृदय में आग सी जला दी।
सच तो यह है कि चित्तौड़ दुर्ग पर जो आक्रमण हुआ था वह सम्राट अकबर का राणाओं के विरुद्ध आक्रमण था और राजस्थान के अन्य राजपूत राजा लोग अकबर के सहायक थे। परंतु यह हल्दी घाटी का भयंकर युद्ध महाराजा मानसी और महाराणा प्रताप का पारस्परिक युद्ध था, जिसमें शाही सेना सहायता के निमित्त महाराजा मानसी की प्रार्थना पर भेजी हुई सी थी और उस युद्ध का मूल कारण वही उपरोक्त फूफा शब्द मात्र था। इस हल्दी घाटी के युद्ध से करीब 50 वर्ष पहले कर्णवा के मैदान में महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा और सम्राट अकबर के दादा बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था, उस समय बाबर के सैन्य बल के मुकाबले में राणा सांगा का सैन्य बल अथाह था। उस वक्त यदि नव्यास्त्रों का विचार छोड़ दिया जाए तो यह मजे से कहा जा सकता था कि राणा सांगा के साथ युद्ध करने का साहस करना बाबर के लिए दुस्साहस मात्र था। वह तो भारत के लिए एक कलंक का विषय था कि राणा सांगा के पक्ष में तुवर नरेश शिलादी के समान कपटी मित्र थे, जो ऐन मौके पर बाबर से जा मिले और अंत में राणा सांगा की सेना को तितर बितर होकर भागना पड़ा। इसी प्रकार हल्दी घाटी के इस युद्ध से पूर्व 8 वर्ष पहले राणा उदय सिंह के कार्यकाल में जब अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग का विध्वंस किया, उस समय भी सम्राट के दल में जो तोपें और बंदूकें नव्यास्त्र थी, उनका हिसाब यदि छोड़ दिया जावे तो कहा जा सकता था कि दोनों ओर की जोड़ बराबरी की थी। चित्तौड़ के पतन का कारण अकबर का केवल सैन्य बल ही नहीं था, प्रत्युत उसके नव्यास्त्र भी थे। उस युद्ध में राणा पक्ष के जयमल राठौड़ और पता चूड़ावत सरीखे वीर सेना नायकों का निधन स्वयं अकबर की संग्राम नामक बंदूक के निशाने से हुआ था। यदि इस नवीन अस्त्रों का प्रयोग इस दिशा से न होता तो शायद राणा पक्ष उस अवसर पर अकबर के सैन्य दल को परास्त तक करने में सफल हो सकता था। परंतु आज इस हल्दी घाटी के युद्ध के अवसर पर आज से 50 वर्ष पूर्व का दृश्य एकदम उल्टा लटक कर हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुआ था। सलीम के नाम मात्र के नेतृत्व में, यानी असल में महाराजा मानसी और महावत खां की सेनाध्यक्षता में भेजी गई अकबर की विशाल सेना के सामने राणा की सेना नगण्य के समान थी। यद्यपि इन विषम परिस्थितियों में भी राणा की सहायतार्थ 22,000 वीर एकत्रित हो गए थे, परंतु फिर भी मुगल सेना के सामने उनकी संख्या अल्प ही थी। राणा को यदि बल था तो केवल इस बात का कि उस प्रदेश की पर्वतीय जटिलताओं में वे एक प्रकार से अजेय थे। दूसरा, उन्हें विश्वास था कि उनका साहस किसी भी दशा में उनका साथ नहीं छोड़ने का। यह इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का निर्णायक युद्ध संवत 1632 विक्रम संवत की कार्तिक कृष्णा सप्तमी के दिन दोनों ओर से घमासान रूप से लड़ा गया। साधारणतया तो प्रायः नरेश मात्र की और खास तौर पर मेवाड़ के राणाओं की वह परिपाटी रही है कि अधिकतर वे लोग बड़े युद्धों में अन्यान्य सैनिकों के साथ कंधे से कंधा भिड़ कर साधारण सैनिक की भांति ही युद्ध किया करते थे। सूरजमल और सारंगदेव के विद्रोह का दमन करते हुए राणा रायमल घायल हुए थे। बाबर के विरुद्ध कर्णवा के मैदान में राणा सांगा को 22 घाव लगे थे। राणा विक्रमजीत और राणा उदय सिंह इस विषय में अपवाद बने रहे, परंतु इतिहास में उनको स्थान भी तद अनुरूप ही प्राप्त हुआ है। महाराणा प्रताप इस हल्दी घाटी के युद्ध में अपने अतुल पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। वे जिस भी दिशा में चले जाते, शत्रु दल से मैदान को साफ किए बिना नहीं टलते। इस प्रकार मैदान साफ करते करते एक बार तो वे शाहजादे सलीम के हाथी तक पहुंच गए। उनके आज्ञाकारी अश्वचेतक ने संकेत पाते ही कूद कर अपने अगले दोनों पैर ठीक हाथी के हौदे तक जमा दिए। राणा ने अपने भाले से शाहजादे सलीम पर वार किया, परंतु हाथी के महावत ने शाहजादे के बदले अपने प्राण देकर सलीम की प्राण रक्षा कर ली। हाथी अनियंत्रित होकर सलीम को लिए रण क्षेत्र से भाग छूटा। रण क्षेत्र की इसी एक घटना ने मुगल दल के कान खड़े कर दिए। वे युद्ध के युद्ध महाराणा प्रताप पर टूट पड़ने लगे। ज्यों ही राणा एक युद्ध का सफाया कर पाते, उसके पहले ही दूसरा युद्ध उन पर आक्रमण करने पहुंच जाता।
इस प्रकार महाराणा प्रताप के शरीर पर कुल मिलाकर 7 से अधिक घाव लग गए और समीप था कि यदि वे उस रण क्षेत्र में कुछ देर और ठहरे रहते तो वही वीर गति को प्राप्त हो जाते। उनके वीर साथी बार बार उन्हें युद्ध क्षेत्र से टल जाने की सलाह देते रहे, परंतु उन्होंने एक की भी नहीं मानी। ऐसा लगता था कि विजय की कामना छोड़कर वे वही धराशायी हो जाने का निश्चय कर चुके थे। इधर उनका प्रिय अश्वचेतक भी कम आहत नहीं हुआ था, परंतु उसने भी शायद उसी रण क्षेत्र में प्राण विसर्जन कर देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, अन्यथा वह स्वयं ही अपने स्वामी को लेकर शाहजादे सलीम के हाथी के समान युद्ध क्षेत्र से टल जाता। परंतु वह भी किसी एक वीर का अश्व मात्र नहीं था, स्वयं एक वीर अश्व था। उसका निजी उद्देश्य भी उसी रण में प्राणोत्सर्ग करके अमर गति को प्राप्त करने का बन चुका था।